नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम राजभाषा संबंधित संविधान में किस प्रकार के प्रावधान है इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं राजभाषा का तात्पर्य क्या है। संविधान द्वारा जिस भाषा को प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी हमारा जो प्रशासनिक सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है और वो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से होता है, तो जिस भी भाषा को ये कार्य दिया जाता है उसको हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सर्वप्रथम श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान निर्मात्री सभा के सामने 14 सितंबर 1949 को रखी थी और संविधान निर्मात्री सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये जो भारत की जो हिंदी को राजभाषा बनाने की जो मांग थी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, उन्होंने ही रखी थी। किसके सामने रखी थी? संविधान निर्मात्री सभा, यानी हमारे जो संविधान का निर्माण कर रही थी जो सभा, उसके सामने ये मांग रखी थी 14 सितंबर 1949 को, और इसे पूर्ण बहुमत से स्वीकार भी कर लिया गया था। तो हिंदी दिवस के बारे में है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की मांग रखी गई और प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। तो सबसे पहले ये मांग किसने की थी? राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो वर्धा में स्थित है, उसने मांग रखी थी, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ये इसको मान लिया गया था। तो इसी तिथि के उपलक्ष्य में जो हिंदी दिवस मनाने की बात रखी गई, उसकी मांग रखी गई, और जो पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। राजभाषा से संबंधित कुछ अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची और निम्नलिखित 11 जिन 11 अनुच्छेद के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो सारे के सारे राजभाषा से संबंधित हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 120 और इसका भाग 5, इसमें संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। यानी संसद में हमारी कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो इस अनुच्छेद में इससे संबंधित 3 बातें प्रमुख हैं। पहला है कि संसद का प्रत्येक सदस्य बैठकों में हिंदी में विचार प्रस्तुत करे। यानी जो भी संसद सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, वे संसद में जब भी बोले तो हिंदी में ही अपने विचार प्रस्तुत करें। दूसरा, इसके अंदर प्रावधान है कि आगामी 15 वर्षों तक, यानी कि 1965 तक अंग्रेजी बोलने की छूट रहे, क्योंकि ये बाद में ये भी चीज सामने आई कि बहुत सारे जो संसद सदस्य थे जो हिंदी नहीं जानते थे, तो उनके लिए 15 वर्षों की छूट दे दी गई कि तब तक वो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता हिंदी को देनी है, लेकिन अंग्रेजी भी बोल सकते हैं अगर उनको हिंदी नहीं आती। तीसरा, इसके अंदर प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष चाहें तो किसी सदस्य को मातृभाषा में विचार रखने की अनुमति दे सकते हैं। यानी संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो अध्यक्ष हैं, अगर किसी सदस्य को अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तो वो अपनी मातृभाषा में भी अपने विचार रख सकता है, लेकिन इसके लिए उनको पहले लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद 343 भाग 17 की। यह जो अनुच्छेद है वो राजभाषा से संबंधित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? राजभाषा से। और प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि अनुच्छेद जो कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 343।
इसमें भी तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। ये कहाँ पर लिखा है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत लिखा है। हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, ये भी अनुच्छेद 343 में ही लिखा हुआ है। और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। अनुच्छेद 343 के अंदर ये भी जिक्र है कि जिस प्रकार से ये 1, 2 और 3 इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिखे हुए हैं, यही इसके अंदर प्रचलित हो गए हैं। लेकिन इससे पहले हिंदी में कुछ और देवनागरी और कुछ और प्रकार के 1, 2 जो अंक हैं वो लिखे जाते थे। लेकिन अभी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने रोमन से लिए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप हिंदी के लिए भी स्वीकृत है। अनुच्छेद 344 की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति 344, अनुच्छेद 344। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में केवल एक बार राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था और इसके 21 सदस्य शामिल थे इसके अंदर, और आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। तो राज्य भाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था, इसका नोट कर लीजिए, और उसके 21 सदस्य थे और अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। और जबकि इसकी समीक्षा के लिए, यानी इसने कैसा काम किया, इसकी समीक्षा के लिए 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी एक राजनेता हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति, संयुक्त संसदीय इसलिए कहा गया कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य थे और इन सदस्यों की संख्या थी 30, जिसमें से 20 जो सदस्य थे लोकसभा से थे और 10 सदस्य राज्यसभा के थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति महोदय ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की थी। ये आयोग थे राजभाषा विधि आयोग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। जो राजभाषा विधि आयोग था, उसका कार्य यह था कि जो विधि संबंधित, कानून संबंधी जितनी भी शब्दावली हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी के अंदर ही पहले थी, तो बाद में हिंदी में किस प्रकार से कानून संबंधी जो शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में ये कार्य करता है। दूसरा, तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए हिंदी भाषा में किस प्रकार से और नई शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा एक आयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। ये दोनों ही आयोगों का गठन 1961 में किया गया था। तो बात अगर अनुच्छेद 353 की करें तो यह अनुच्छेद राज्यों की राजभाषा से संबंधित है, यानी राज्यों में भी अपनी अपनी राजभाषा है। जैसे तमिलनाडु के अंदर तमिल है, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु है और केरल के अंदर मलयालम है। तो इस प्रकार से राज्यों की अपनी राजभाषा होती है, तो ये अनुच्छेद उससे संबंधित है। अनुच्छेद 346 जो है, इस अनुच्छेद में संपर्क भाषा का प्रावधान है कि भारत में एक संपर्क भाषा होगी जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्राचार करता है, या कोई भी राज्य केंद्र के साथ पत्राचार करता है, या कोई एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाकर वहां संवाद स्थापित करता है, तो उसके लिए संपर्क भाषा की जरूरत होती है। तो संपर्क भाषा का प्रावधान 346 अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। अनुच्छेद 347, इस अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान है कि किस प्रकार से उनको मान्यता प्रदान करनी है भाषाओं को, ताकि वो 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल की जा सके। इसके अलावा अनुच्छेद 348 के अंदर ये प्रावधान है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संबंधित निर्णय हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देना होगा और विवाद होने पर अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। तो इसके अंदर ये प्रावधान है कि जो उच्च न्यायालय हैं सभी राज्यों के और उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है, ये जो अपने निर्णय देंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनको निर्णय देना होगा। और जब भी इन अंग्रेजी वर्जन और हिंदी के जो स्वरूप के अंदर अगर कोई भी विरोधाभास होता है, विवाद होता है, तो उसका जो अंग्रेजी संस्करण है वो मान्य होगा। लेकिन दुख की बात यह कि ये अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों से इस प्रकार से हिंदी में निर्णय फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अनुच्छेद 349, इसमें भाषा संबंधी नियमों के बारे में बताया गया कि संविधान के अंदर जो भाषा संबंधी नियम हैं
वो किस प्रकार से रहेंगे। अनुच्छेद 350, इस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंधित प्रावधान है। यानी हमारे जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक का तात्पर्य यह है कि किसी भी एक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अगर बहुत कम रह जाती है तो उनको भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिस प्रकार से धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं उसी प्रकार से भाषाई अल्पसंख्यक भी होते हैं। तो अनुच्छेद 350 के अंदर इसका वर्णन है। बात करेंगे अनुच्छेद 351 की। इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी संविधान की अनुच्छेद 351 के अंतर्गत सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसको मैं अभी पढ़कर आपको सुना रहा हूं। यह संविधान में वर्णित है केंद्र सरकार के लिए कि संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ का यानी केंद्रीय सरकार का, संघीय सरकार का, कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो संघ यानी केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार करे और इस प्रकार से प्रसार करे कि वो हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का, यानी हमारी जो साझी संस्कृति है भारत की, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में जो निर्दिष्ट हैं कुछ भाषाएं हैं और भारत की अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनके अंदर जो रूप है, शैली है और पद, उनको आत्मसात करते हुए जो भी वांछनीय हो, जो आवश्यक हो, वो शब्द भंडार के लिए, यानी हिंदी में अगर शब्दों की संख्या को बढ़ाना है तो वो कहां से लेनी है, संस्कृत से, ज्यादातर मुख्यतः संस्कृत से लेनी है और कम संख्या में अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित करना है। और संविधान की इसी भावना को और विशेष निर्देशों को अनुपालन हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जन्म हुआ। तो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका कार्य है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना। तो आशा है ये आज का जो वीडियो लेक्चर था आपको पसंद आया। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।